प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIS.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, और बल्कि मैं तो यह भी कहना चाहूँगा केवल महत्वपूर्ण विषय की ही नहीं, बल्कि सच पूछिए तो एक बहुत प्यारे विषय की। हालांकि हो सकता है कि मैंने जो इस प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया है इससे आप बहुत ज़्यादा इत्तेफाक न रखते हो, क्योंकि जैसे ही मैं विषय का नाम लूँगा आप में से कुछ मेरे प्रिय श्रोता ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से मेरे इस शब्द पर डाउट करें, यानी कि इससे अपनी सहमति व्यक्त न करें। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होगी कि शुरुआत में भले ही आप मेरे इस प्यारे शब्द से सहमत न हो, लेकिन धीरे धीरे आप होते चले जाएंगे। इस बात का मुझे पक्का यकीन है, और इस विषय को मैं जिस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, डेफिनेटली आप पाएंगे कि अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि किस स्तर तक यह विषय आपको प्यारा हो सकेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि पहले की तुलना में आपको इस विषय से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मोहब्बत जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे मालूम है कि अब आप इस विषय का नाम जानने के लिए थोड़े से उत्सुक हो रहे होंगे। तो आइए, अब मैं आपकी जो उत्सुकता है उसका समाधान कर रहा हूं। दोस्तों, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिस प्यारे विषय की, उसका नाम है इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री विषय को फ्रेंड्स सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले सोच रहा था कि इतिहास का जो पहला लेक्चर मेरा हो उसमें मैं आपसे इस बात पर बात करूं कि यह इनफैक्ट है क्या, यानी कि इतिहास है क्या। लेकिन बाद में मैंने यह निर्णय लिया कि नहीं, यह मुझे इस विषय पर सेकेंड लेक्चर के तहत बात करना चाहिए। बेहतर होगा कि पहले मैं आपसे दो मुख्य मुद्दों पर बात करूं। पहला मुद्दा इसका यह है कि जो इतिहास है, इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है, इतिहास का सिलेबस क्या है। और जिसमें सिलेबस की बात कर रहा हूं तो नो डाउट इस सिलेबस का संबंध सीधे सीधे आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। देखिए, वैसे आप सिलेबस बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, रिटन फॉर्मेट में सिलेबस अवेलेबल है। लेकिन मैंने यहाँ जो फैसला किया है सिलेबस के बारे में बात करने का, दोस्तों, उसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। रणनीति न भी कहें तो बहुत ही सोचा समझा विचार है। विचार इस रूप में है कि आप सिविल सर्विस के जो सिलेबस हैं सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके देख लीजिए, वो बहुत टू द पॉइंट नहीं है, बहुत डिटेल्स में नहीं है, बल्कि बिटवीन द लाइन्स है। उसमें से पाठ्यक्रम का खुलासा हमें करना पड़ता है, तथ्य निकालने पड़ते हैं। और खासकर ऐसे स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के नहीं हैं, या अगर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं भी तो जिनका इतिहास विषय नहीं रहा है, उनके लिए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उन बिटवीन द लाइन्स को समझने में, जो पाठ्यक्रम पर पकड़ बनाने के लिए, पाठ्यक्रम के बिंदुओं को अच्छी तरह से समझने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पाठ्यक्रम के बारे में आपको एक बार बताना ही चाहिए। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो दूसरा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम तो ठीक है, पाठ्यक्रम के बारे में हम बात कर लेंगे, लेकिन हम यह भी तो देखें कि यह जो विषय है हिस्ट्री एज ए होल, उसकी परीक्षा में भूमिका क्या है। परीक्षा में भूमिका का मतलब है, आप देखते हैं कि सिविल सर्विस के जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत आप ढेर सारे विषय पढ़ते हैं, है ना, जिसमें चार तो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय होते ही हैं। जिस भूगोल है, इतिहास उसमें से एक है, अर्थशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है। ये चार सबसे मुख्य विषय होते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, राइट। इसके बाद दूसरे भी विषय होते हैं जिसमें आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं, आप विज्ञान भी पढ़ते हैं, आप पर्यावरण के बारे में भी पढ़ते हैं, आप सुरक्षा के बारे में भी पढ़ते हैं। इन सारे विषयों पर भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो जो दूसरे विषय हैं
जो मैंने प्राकारांतर से कई आपदा प्रबंधन पर पढ़ रहे हैं, सुरक्षा पर पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पर पढ़ रहे हैं, तो इनका सिलेबस इतना डिटेल नहीं है। और जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का ज़्यादातर संबंध करेंट अफेयर्स से होता है, चाहे हम प्री की बात ले लें या मेंस की बात ले लें। लेकिन ये जो 4 पिलर्स हैं, जो 4 मुख्य विषय हैं, जिसमें से इतिहास एक है, उनका सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़े डिटेल में है, थोड़े से विस्तार के साथ है, लेकिन इतने डिटेल में भी नहीं है कि आप केवल सिलेबस को पढ़ करके उसे समझ सकें। इसलिए मुझे पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ थोड़ी सी बात करनी पड़ रही है। और जब हम भूमिका की बात करते हैं तो भूमिका का मेरा संबंध इस बात से है दोस्तों कि ये पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम तो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा वेग भी है। वेग का मतलब है कि थोड़ा सा धुंधलापन भी लिए हुए है। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम में एक एक पॉइंट बड़े डिटेल में बता दिया गया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप बाकायदे पाठ्यक्रम उठा करके देखें, आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। और इसके बाद आप अनसॉल्व पेपर उठा कर देख लें। अनसॉल्व पेपर दोनों तरह के देखें, प्री के भी और मेंस के भी, तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम के तहत जो बहुत स्पष्ट नहीं है वो प्रश्न पूछ लिए गए हैं वहाँ। अब एक स्टूडेंट जिसकी एज अभी 21, 22, 23 साल की ही है या थोड़ी सी अधिक भी अगर हो गई है, साल 2 साल से वो तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री बैकग्राउंड का नहीं है, तो उसको दिक्कत तो होगी, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि यह पाठ्यक्रम से ही पूछा गया है। उसे लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि पूछा पाठ्यक्रम से गया है, लेकिन उसकी पकड़ से वो बातें चूक जाती हैं। तो मित्रों, अब इतना बड़ा अगर पाठ्यक्रम है, जैसे अगर हम हिस्ट्री के ही पूरे के पूरे सिलेबस को ले लें, तो ये छोटा सिलेबस नहीं है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अब संकट ये पैदा होता है तो कि क्या पूरा का पूरा सिलेबस हमें समान रूप से पढ़ना चाहिए, या यह देखना चाहिए कि इसमें से कौन से ऐसे हिस्से हैं जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए का मतलब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से ऐसे हैं जो थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनको अगर एक आध बार पढ़ लिया जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट हैं, इवन कि आप कह लीजिए कि इम्पॉर्टेंट शब्द ही हम उसके साथ न लगाएं। तो उसके तहत मैं भूमिका की बात करूँगा, मतलब भूमिका के तहत मैं इन तथ्यों की बात करूंगा कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अभी मैं टॉपिक के बारे में तो डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन हिस्सों के बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। दोस्तों, अभी हो सकता है मैं हिस्सा शब्द जो मैंने कहा है वो आपकी पकड़ में ना आए, लेकिन अभी धीरे धीरे वो चीज़ें आप जब मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सारी भाषा आपकी समझ में आने लगेंगी। उसको लेकर के बेवजह आप परेशान न हों। तो मैं उसके जो पार्ट होंगे अभी फ़िलहाल उसके बारे में बात करूंगा कि इस पार्ट से देखिए इतने % क्वेश्चंस आते हैं, इस पार्ट से इतने % क्वेश्चंस आते हैं, इस हिस्से को इतना वजन देना है, इस हिस्से को हमें ऐसे इम्पॉर्टेंट मान के चलना है, ताकि आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी सी रणनीति बन जाए। और यह रणनीति यानी कि एक सिस्टम कह लीजिए दिमाग में कि आपको हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, वह तैयार हो जाए। यानी कि आप यूँ कह लीजिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम कहना चाहें कि यात्रा करने से पहले, यात्रा की शुरुआत से पहले आप पूरा का पूरा मैप देख रहे हैं, पूरा का पूरा मैप देख रहे हैं। मैप देखने के बाद आप प्लान कर रहे हैं कि एक दिन में कितनी जर्नी करनी है, कहाँ रुकना है, नेक्स्ट डे की जर्नी कितने बजे से स्टार्ट करनी है, फिर आप कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। ये आप पहले से प्लान करके इतिहास की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। उसके तहत दोस्तों जो एग्जामिनेशन में उसकी भूमिका होगी, मैं उसकी चर्चा करूंगा। राइट? तो आइए मित्रों, अब हम सीधे सीधे पाठ्यक्रम पर आते हैं। मैं इतिहास क्या है, कैसे इतिहास आपको प्रिय हो सकता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हमारे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तब फिर हम उस पर बातें करेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी। तो मित्रों, हम सबसे पहले आइए आते हैं पाठ्यक्रम पर, और इस पाठ्यक्रम को हम 2 भागों में बांटेंगे। ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को हम 2 भागों में बांट करके देखेंगे। पहला भाग होगा प्री का, और डेफिनेटली जो दूसरा भाग होगा वह होगा मेंस का, प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। हम पहले सिर्फ पाठ्यक्रम को देखेंगे। मित्रों, जब प्री एग्जामिनेशन में आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो इसके सिलेबस में जो कुछ लिखा गया है
वो सच पूछिए तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। सच पूछिए तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी नहीं लिखा गया है। केवल 7 शब्द हिंदी में है। हिंदी में अगर आप जोड़ेंगे तो 7 शब्द हैं, और इंग्लिश में भी अगर आप जोड़ेंगे तो 7 शब्द हैं। टोटल 7 वर्ड्स में, 7 शब्द में आप सोच करके देखिए कि पूरे के पूरे इतिहास के सिलेबस को बता दिया गया है प्री में। बट नेचुरल है, इसीलिए सिलेबस को जानना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो 7 शब्द क्या हैं, कौन से हैं वो 7 शब्द, राइट। सबसे पहले हम हिंदी में इसे देखते हैं। भारत का इतिहास, 3 शब्द हो गए। भारत का इतिहास, बीच में एक शब्द दे दिया गया और भारत का इतिहास, यानी कि ये कह लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट के रूप में दे दिया गया भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 7 शब्द हो गए, राइट। इसे ही हम अब थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में इसे ही उन्होंने कह दिया दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया एंड से, और फिर लिख दिया उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बिल्कुल ज्यों का त्यों अनुवाद, कहीं किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि ये प्री का आपका पाठ्यक्रम है, और प्री के सिलेबस को मैं बहुत एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जब हम अभी मेंस के सिलेबस में जाएंगे तो मेंस का सिलेबस कंपैरेटिवली इसकी तुलना में काफ़ी विस्तार से है। यहाँ मैंने कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि विस्तार होने के बावजूद वो अपने आप में सारी चीज़ों का खुलासा नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहाँ तो आप देखिए ना कि बिल्कुल बंद बक्से में चीज़ें हैं, लेकिन इतनी बंद बक्से में भी नहीं है। जहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बंद बक्से में होने के बावजूद उतनी बंद बक्से में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपको नीति अपनानी है इसके प्रिपरेशन को लेकर के फ्रेंड्स, वो ये है कि शुरू से मैं कहता रहा हूँ और लगातार मैं कहता ही रहूँगा, और वह यह कि जो तैयारी होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, वो मेंस की ही होती है। प्री की तैयारी तो उसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। जब हम मेंस की करते हैं तो प्री की तैयारी हो चुकी होती है। और मेंस का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, वो इतना वाइड है, इतना विस्तृत है कि जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो ये उसमें दोनों पॉइंट ऑटोमेटिक शामिल हो जाते हैं। तो वहां हमारे लिए फिर कोई लिमिटेशंस नहीं रह जाती कि हम प्री के लिए तो केवल इतना ही देखें और मेंस के लिए थोड़ा सा और बढ़ा दें। अब हाथी के पाँव में तो सबके पाँव समा जाते हैं। तो आपने मेंस की तैयारी कर ली हिस्ट्री की, तो मान करके चलिए कि आपकी प्री की तैयारी हिस्ट्री की हो चुकी है। और ये इसी के साथ ही नहीं होता है दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट्स के साथ होता है। भूगोल के साथ भी यही होता है। आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, प्री की तैयारी आपकी हो गई। राजनीति विज्ञान के साथ भी यही होता है कि आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, प्री की तैयारी आपकी हो गई। और हिस्ट्री के साथ भी यही होता है। इकोनॉमिक्स की बात मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा रिजर्वेशन रख रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करेंट से ज़्यादा होते हैं। हालांकि राजनीति विज्ञान से भी प्रश्न करेंट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान में हमारी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में होता यह है कि बिना तैयारी के हम करंट को नहीं समझ सकते, और जो हमने मेंस के लिए तैयारी की है उसके आधार पर हम सच पूछे प्री को नहीं कर सकते, क्योंकि प्री में कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स से भी पूछ ली जाती हैं और मेंस में जो पूछी जाती हैं वो इकोनॉमी से पूछी जाती है। इसलिए मैं यहाँ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र भी इसी प्रजाति का विषय होने के बावजूद
अर्थशास्त्र को मैं इन चूंकि 4 पिलर्स में ही लेकर के चलता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि इसी प्रजाति का वो विषय है। फिर भी उसकी तैयारी के लिए हमें थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ रहा है, थोड़ा ही अलग तरीका। लेकिन जहाँ तक भूगोल है और इतिहास है, देखिए इसमें करंट की तो ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है, इसीलिए हमें सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा जोर देना होता है। भूगोल में तो चलिए थोड़ा बहुत करंट हो भी जाता है, लेकिन इतिहास में तो ज़्यादा करंट होते नहीं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें मेंस के सिलेबस को देखना है। हम मेंस के सिलेबस को देखेंगे भी, और फिर हम उसमें से निकालेंगे कि मेंस के सिलेबस में से वो कौन कौन से हिस्से हैं जिनका संबंध प्री से नहीं है। और इनफैक्ट सच बात यह है कि यूपीएससी इस सीमा का, इस मर्यादा का, इस डिसिप्लिन का पूरी तरह से पालन भी करती दिखाई दे रही है। जैसे आप देखिए कि अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यहाँ एक बात बिल्कुल हमें साफ लग रही है फ्रेंड्स। पहला तो उन्होंने कहा है कि भारत का इतिहास, ये भारत का इतिहास है, इसमें बाहर और कहीं का इतिहास नहीं पूछा जाएगा। जबकि जब हम मेंस के सिलेबस में जाएंगे तो उसमें विश्व का भी इतिहास है। तो सीधे सीधे उन्होंने यहां बता दिया है कि प्री में विश्व का इतिहास नहीं पूछा जाएगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं। प्री की बात कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। फ्रीडम मूवमेंट भी आपका, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी लोग इसे कहते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो भारत का इतिहास से पूछे जाते हैं या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, या नहीं कहना चाहिए और कहना चाहिए, भारत का इतिहास से पूछे जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हम भूमिका वाले में करेंगे। मैं अभी उसको यहाँ लेकर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी सी चीज़ें खिचड़ी जैसी हो जाएंगी, है ना। क्योंकि जब हम भारत का इतिहास की भी बात करते हैं मित्रों, तो ये भारत का इतिहास बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत वाइड है। मतलब भारत का इतिहास जो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं और उससे लेकर के और आज़ादी के बाद तक का इतिहास है, भारत के ही इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोच करके देखिए कितना वाइड रेंज है। तो क्या एक जनरल स्टडीज़ के लिए एक स्टूडेंट जो जनरल स्टडी के रूप में इसकी तैयारी कर रहा है, उसको इतने वाइड रेंज में जाने की ज़रूरत है? तो क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है, और जितना बड़ा पहाड़ हम अपने सिर पर रखेंगे, थकेंगे उतना ज़्यादा, बोझ उतना ज़्यादा रहेगा। जबकि हमें ज़रूरत संजीवनी बूटियों की है जो हमारे काम आ सके। इसीलिए मैं भूमिका वाले हिस्से को भी इस टॉपिक के साथ लेकर चल रहा हूँ। फ्रेंड्स, दूसरा हमारा फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे और थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्री का सिलेबस आपका है, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्री के सिलेबस के इन 7 शब्दों को अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम मेन के सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे तब ऑटोमेटिक प्री का सिलेबस उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। आइए, इनफैक्ट हमें सही मायने में मेंस के सिलेबस को ही देखना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, अब हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं, पाठ्यक्रम, और वह है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, मुख्य परीक्षा। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि आप इस पाठ्यक्रम को प्री का ही हिस्सा मानकर चलें या प्री को इसका हिस्सा मानकर चलें। आपको प्री के अलग से पाठ्यक्रम को जानने की, समझने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी बस सतर्कता बरतनी है कि जब आप प्री की तैयारी करेंगे तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह को, या जो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, उसको आप निकाल दीजिए और बाकी रिवाइज आप कर लीजिए। दोस्तों, जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं पाठ्यक्रम की, तो थोड़े से डिटेल में है। अब हम एक एक पॉइंट लेकर के उस डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य परीक्षा, राइट। मुख्य परीक्षा में जो हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा सिलेबस है दोस्तों, उसे 5 बिंदुओं के अंतर्गत रखा गया है। 5 पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं। इन 5 पॉइंट्स को मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं
तो अभी जब मैं टॉपिक की बात करूंगा, दूसरी चीज़ों की बात करूंगा, अगर आपके पास हिस्ट्री की बैकग्राउंड नहीं है और आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो वो टॉपिक, वो बातें आपके दिमाग में बैठेंगी नहीं। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ, यदि आपकी बैकग्राउंड है तब तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। इनको आप अच्छे तरीके से तब समझ पाएंगे, तब पकड़ पाएंगे जब आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इसीलिए जिन चीज़ों से आपको बाद में मदद मिल सकती है, उन चीज़ों का अनावश्यक बोझ या उस जंगल में अनावश्यक रूप से आपको ले जाकर भटकाने की या खुला छोड़ देने की कोई ज़रूरत है नहीं। मुझे लगता है कि ऐसा करना शायद थोड़ा सा अन्याय ही होगा, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि एक मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो उस मैप के रूप में मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। और जब हम इस पर टॉपिक वाइज बातें करेंगे तब डेफिनेटली उस समय भी मैं आपको बीच बीच में ये बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ये टॉपिक क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस सीमा तक इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को किस एंगल से आपको देखना है, तैयार करना है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी जो उस तरह की व्यावहारिकता होगी, उस व्यावहारिकता पर डेफिनेटली हम लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेंस का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, उसके लिए यूपीएससी ने 5 अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं। आइए हम इसके पहले पॉइंट्स को देखते हैं कि पहले पॉइंट में वो सिलेबस के लिए क्या कहते हैं। मित्रों, जो फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री के सिलेबस का, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, वह है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल के कलारूप, इसके बाद दिया है साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, ये उन्होंने शामिल होंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब आप इंटरेस्टिंग देखेंगे कि इसमें कहीं भी इतिहास का नाम नहीं है, लेकिन ये जो सिलेबस है, याद रखिए, आपके जो जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट पेपर का जो नाम है आपको मालूम है, भारतीय संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये आपके फर्स्ट पेपर का नाम है। आपको थोड़ा सा इसमें आश्चर्य हो सकता है, या आप हो सकता है कि आपकी सहमति न हो कि इसे मैंने इतिहास के तहत क्यों लिया है, जबकि आप देखें कि जो पेपर का नाम है उसमें भारतीय संस्कृति अलग से लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है और बहुत सोच समझ कर किया है। सोच समझकर इसलिए किया है कि जब आप भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और आप देखिए कि भारतीय संस्कृति को भी वो किस तरीके से देख रहे हैं, प्राचीन काल से, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, प्राचीन काल से, और इसका सेकेंड पॉइंट हो गया आधुनिक काल तक, आधुनिक काल तक के, सॉरी यहां तक शब्द छूट गया, आधुनिक काल तक के। तो अब हम एक प्रकार से संस्कृति का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम इसे, आप इस रूप में देखिए, हम प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, मतलब प्राचीन काल की भी संस्कृति हम देखेंगे, हम फिर मध्यकाल की भी संस्कृति देखेंगे, फिर आधुनिक काल की भी संस्कृति देखेंगे। और इस संस्कृति के तहत उन्होंने क्या क्या रखा है, कला, साहित्य और वास्तुकला, जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, स्थापत्य कला भी कहा जाता है, वास्तुकला, भवन निर्माण कला कह लीजिए। हम इनके बारे में जानेंगे। तो यहां आकर के उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। राइट, अब सवाल यह है कि क्या हम इसकी जानकारी इतिहास से अलग ले सकते हैं या हमें लेना चाहिए? कतई नहीं लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। कारण ये है दोस्तों कि जो संस्कृति होती है, जब हम संस्कृति को जानने की कोशिश करेंगे तो संस्कृति बेसिकली हमारा जो एक सामाजिक परिवेश है, पूरा का पूरा वातावरण है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो तीनों वातावरण है, इसी वातावरण से निर्मित होता है, इसी का एक हिस्सा होता है।
तो अगर हम इनको काट छांट करके पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप मुगल काल की वास्तुकला की विशेषता पढ़ रहे हैं मान लीजिए, या आप बौद्ध काल की चित्रकला पढ़ रहे हैं कि बुद्ध काल में चित्रकला किस तरीके से थी, या मूर्ति कला के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपको बुद्ध काल के बारे में तो फिर जानना चाहिए ना कि भाई ये उस समय में इस तरह की कला ही क्यों आई। आप गांधार की मूर्ति कला के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये गांधार कहाँ से आ गया, तो आप इतिहास में जाएंगे कि कैसे गांधार के शासक भारत आए और उन्होंने कुछ समय तक राज्य किया, उसका प्रभाव पड़ा। इसी तरह से आप मध्यकाल के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे इस्लाम आए और इस्लाम की क्या संस्कृति की विशेषताएं थी, वहाँ की संस्कृति ने किस तरीके से भारतीय संस्कृति के साथ मिल करके एक नई तरह के कला रूपों को जन्म दिया। तो ये सब तो तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ और समझ पाएंगे जब आप उसे इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास के साथ संस्कृति समानांतर रूप से चलती है पढ़ने के लिहाज से, तभी हम संस्कृति को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और वैसे भी अगर ये संस्कृति शब्द यहां नहीं दिया होता तब भी आपको संस्कृति तो पढ़नी ही होती, बिना संस्कृति के इतिहास अधूरा है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इसे जानबूझकर भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही रखा है ना। तो आपको इस तरह का कंफ्यूजन न हो, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है आपके फर्स्ट पेपर के सिलेबस का, और जो फर्स्ट पेपर का नाम भी है उसका भी फर्स्ट पॉइंट भारतीय संस्कृति ही है, राइट। तो दोस्तों इसका मैं अब आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी नाम बता देता हूँ। भारतीय संस्कृति में प्राचीन कला से आधुनिक कला के कला रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू इत्यादि। तो इंग्लिश में इसे किस रूप में लिखा गया है, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया। मैं रिपीट कर देता हूं यहां, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ये इंग्लिश में इसका रूप है। अब मित्रों मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता दूं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे यहां उन्होंने दिया कला रूप, अब आर्ट फॉर्म, इंग्लिश में उन्होंने दे दिया सीधे आर्ट फॉर्म्स, कला रूप। अब इस कला रूप में अब हम क्या लेंगे, इसीलिए मुझे पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सी बताने की जरूरत महसूस हुई। जब हम कला रूप के बारे में सोचते हैं कि कला रूप में क्या क्या आ सकते हैं, तो दोस्तों लिटरेचर तो देखिए इसमें अलग से मेंशन किया हुआ है, हम लिटरेचर को नहीं लेते हैं। तो कला रूप में जनरली हम परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ललित कलाएं। हिंदी में उनका नाम है ललित कलाएं, राइट। तो इसके तहत फिर जिनको हम लेते हैं कि कला रूप में हमें किन किन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, किन किन कला रूपों की हमें जानकारी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली फिर हम आते हैं फ्रेंड्स मूर्ति कला, राइट। इसके बाद फिर हम इसी में मूर्ति कला के बाद फिर से आ जाते हैं चित्रकला, ये सब उसी के रूप हैं। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कहीं ना कहीं संगीत के ऊपर, म्यूजिक। संगीत के साथ ही साथ फिर हम देखते हैं नृत्य, इसी से जुड़ा हुआ है एक गायन, सिंगिंग, और इसी के साथ ही एक जुड़ा हुआ है नाटक, थिएटर। ये फॉर्म हो जाते हैं। बल्कि जब आप आधुनिक काल में आते हैं तो इस आधुनिक काल में फिर जुड़ जाता है फ्रेंड्स इसी के साथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग आप देखेंगे, वो है सिनेमा। सिनेमा मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन वो अलग तरीके से पूछे गए। आपके पास सिनेमा की कला के बारे में, उसके टेक्निकलिटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये आधुनिकतम रूप है। इनके बारे में आपको जानना है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि इनके सैलिएंट फीचर जानने, इनकी प्रमुख विशेषताएं जाननी है। इनकी प्रमुख विशेषताएं, इनके बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ये नहीं कि आप इन पर अब विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं, और सच पूछे तो विशेषज्ञता हासिल करने की जो इच्छा है वही स्टूडेंट के दिमाग पर ज़्यादा दबाव डालती है। बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है, विशेषज्ञता नहीं हासिल करनी है। देखिए उसमें सीधे सीधे कह रहा है द सैलिएंट एस्पेक्ट्स,
मतलब उसके जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, हिंदी में भी वो दे रहे हैं मुख्य पहलू, तो आपको केवल मुख्य पहलुओं के बारे में जानना है बस। क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते हैं मेंस में 200 शब्दों के पूछे जाते हैं, 10 या 12.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 200 शब्द लिखने होते हैं। और जो प्रश्न पूछे भी जाते हैं वो बहुत ही सामान्य जानकारी वाले ही होते हैं, बहुत एक्सप्लेनेटरी नहीं होते। देखिए थोड़े बहुत तो होते हैं, उतना तो आप जब तैयारी करेंगे तो समझ भी जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा व्याख्यात्मक मूल्यांकन परक प्रश्न नहीं होते हैं। इसलिए आपको अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव रखना नहीं है। बल्कि फ्रेंड्स यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात आपको और भी बताना चाहूँगा, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सिलेबस उठाएं और आपके सिलेबस में जो पार्ट बी है, जो मेंस एग्जामिनेशन, पार्ट बी से मेंस एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है, वो बताना शुरू करते हैं। आप उसका जो फर्स्ट पैरा है इंस्ट्रक्शन के रूप में, आप उस फर्स्ट पैरा को थोड़ा सा पढ़ें, केवल फर्स्ट पैरा पढ़िए। फर्स्ट पैरा में देखिए बहुत क्लियर लिखा हुआ है, प्रधान परीक्षा का उद्देश्य क्या है। मैं केवल फर्स्ट पैरा की बात दे रहा हूं। समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, इनका आकलन करना है। मात्र उनकी, फिर वो 2 चीजों के लिए कर देते हैं, सूचना के भंडार, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं, ये दे रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट पैरा की बात है, जिसे इंग्लिश में उन्होंने कहा है द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंड टू एसेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स rather than merely the range of their information and memory। मुझे लगता है कि ये 2 ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको तैयारी करते समय हमेशा याद रखने चाहिए, आपके जेहन में होने चाहिए। जो हम समग्र बौद्धिक गुणों की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको आपने पचा लिया है, और पचाने के बाद उसे अपने वर्चू में शामिल कर लिया, वो आपकी चेतना के हिस्से बन गए हैं, अलग थलग नहीं है वो। और गहन ज्ञान जब वो चीज़ें पच जाती हैं तो वो आपके अंतर मन में उतरती चली जाती हैं, आपके विचारों का हिस्सा बन जाती हैं। और जब हम रटते हैं, देखिए सीधे सीधे वो रटने के विरोध में कह रहा है यूपीएससी। सूचना के भंडार मतलब मैंने रट करके उसके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कर लिया है और फिर उनको याद भी रखा है, कि फलाना ये हुआ, इस सन में ये हुआ, ये है, ये इसकी ये विशेषताएं हैं, ये नहीं है, ये अपवाद है। ये हमने खूब रट रखा है, खूब याद कर लिया है, लेकिन ये काम आएगा नहीं। इनको कुक करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये अर्थहीन है, लेकिन इनको याद रखने जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। इनको तो आपने पढ़ा, समझा। देखिए अंडरस्टैंडिंग की बात करें, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपने इनको समझ लिया है, और समझने के बाद फिर आप अपना उत्तर लिख रहे हैं। तो मित्रों, ये तथ्य 2 ऐसे हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए, और इसको आप अपनी एक कसौटी बना करके, या कह लीजिए एक पैरामीटर बना करके, और किसी भी टॉपिक को पढ़ें, तब उसके साथ जो ज़बरदस्ती के माथा मारी करने की बात होती है, रटने की बात होती है, रट के दोहराने की बात होती है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। और आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वाकई सही बात है। आपको अपनी तैयारी को उसी रूप में लेकर चलना चाहिए कि विषय को समझना है। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद भी नेक्स्ट पैरा है। मैं नेक्स्ट पैरा को यहाँ दोहरा नहीं रहा हूँ, आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे बाकायदे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस आपके पास है ही। उसमें थोड़ी सी और डिटेल दे दी गई है, और इसकी डिटेल्स मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ, तो अब उससे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे चूँकि याद दिलाना ज़रूरी महसूस हो रहा था, तो मैंने एक बार आपको फिर से याद दिला दिया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। फर्स्ट पॉइंट में हमें भारतीय संस्कृति, उसके कला रूप, साहित्य वगैरह का अध्ययन करना है। राइट, इससे भूमिका के तहत हम लोग देखेंगे कि इसमें से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं,
कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, उस प्लान पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी तो हम अपने आप को सिर्फ बेहतर होगा कि केवल सिलेबस तक सीमित रखें, तो उससे हमारा फोकस गड़बड़ाएगा नहीं। राइट फ्रेंड्स, आइए अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, 18वीं सदी के लगभग मध्य से, ये पीरियड उन्होंने दे दिया, से लेकर वर्तमान तक, हम वर्तमान तक आ गए। वहाँ भी आप देखिए यही है ना, आज प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक, मॉडर्न तक तो हमें पहुँचना ही होगा, से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, कह रहे कि महत्वपूर्ण घटनाएं आपको देखनी है, साथ ही साथ व्यक्तित्व देखना है और विषय देखना है, ये वो कह रहे हैं। मैं वैसे एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर जो उन्होंने महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय की जो बात कही है, आप इसके फेर में ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि जो प्रश्न जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उसमें इसका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें अपनी तरफ से बता दी हैं, वो ठीक है। यहाँ जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है दोस्तों, पहले चलिए मैं इसका इंग्लिश का वर्जन आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century, फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century, right? In modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, फिर दिया हुआ significant events, personality and issues, ये उन्होंने दिया हुआ है। इसमें जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको जटिल होने से बचाऊँ, है ना, अदरवाइज जटिल इसको एक्सप्लेन करने में बहुत जटिलता आ सकती है और फिर वो आपके लिए ज़्यादा काम की नहीं होगी। अब इसको आप याद रख लें, केवल इसको याद रखें कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ और इसके बाद आपको फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास, राइट। देखिए जब हम सदी की बात करते हैं, ये आपके इतिहास में ये तथ्य काम भी आएगा, तो एक होता है शताब्दी, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सदी, बोलचाल की भाषा में ये सदी कहा जाता है, और दूसरा होता है सन। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। देखिए शताब्दी का मतलब है 100, शत 100, सन का मतलब है जो अभी है। चल अभी हम मान करके चलते हैं, हमारे पास सन कौन सा चल रहा है, हमारा चल रहा है सन 2000 ऑनवर्ड्स अभी हम चल रहे हैं, राइट। शताब्दी का संबंध 100 से है, राइट। इसको भी हम 100 में ही लेकर के चलते हैं, इसको भी हम 100 में डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए कि अगर आप इस 2000 को 100 में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20, यानी कि ये हो जाएगा 20। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 20 गुणित 100 बराबर 2000, 20,100, राइट। स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है कि जब ये 20,100 है, 20,100 है ना, ये 20,100 तो है ही है, तो फिर हम इसे 21वीं शताब्दी क्यों कहते हैं। इसके लिए जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 21वीं शताब्दी, हम 21वीं शताब्दी में एंटर कर चुके हैं, 21वीं शताब्दी के हम शुरुआत में अभी हैं, पूर्वार्ध में हैं, 21वीं सदी आरंभ हो चुकी है, ये हमारी भाषा होती है। यहां हम देखते हैं 20, इसको थोड़ा सा बस समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने का ये है फ्रेंड्स कि 21वीं शताब्दी का मतलब है कि हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, जो सन
2099 खत्म होते साथ ही पूरी हो जाएगी। 20 शताब्दी हमने कंप्लीट कर ली है, मतलब 1900 हमने कंप्लीट कर ली है, सन 2000 में चल रहे हैं, 2000 प्लस हो गया ना। अब जो है हम 20 तक नहीं है, 20 प्लस है। जैसे चलिए बोलचाल की भाषा में हम कहें, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो उम्र है वो 24 साल की है, 24 साल आपके हो गए हैं, आपने अपना एक जन्मदिन मनाया, वो आपका 24 साल पूरा हो गया, उस जन्मदिन पर आपके 24 साल पूरे हो गए, राइट। नेक्स्ट डे से आपका कौन सा साल शुरू हो गया? 25वां। आप देख रहे हैं ना, 25वां साल शुरू हुआ है। 24 साल तो आपने पूरे कर लिए। तो अब कोई भी, जैसे पहले के जो माता पिता होते थे तो वो क्या कहते थे कि भाई बेटा कितने साल का है? तो 25वें में है। कहते थे ना, बेटी कितने साल की है? तो 25वें में है। यानी कि 24 की हो गई है, अब 25वें में वो शुरू हो गया। अब 25वें में चाहे पहला दिन है, या 25वें के 200 दिन पूरे हो गए हैं, या 25 को पूरा होने में केवल 25 दिन बचे हुए हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतः कहा जाता है वो 25वें में चल रही है। तो दोस्तों बिल्कुल वही बात यहाँ भी है, बिल्कुल वही बात यहाँ भी है। सीधी सी बात है कि जो शताब्दी है, शताब्दी थोड़े से आगे का हिस्सा है। जैसे 24 साल, 25 साल, 24 साल हमारी उम्र पूरी हो गई, 25वां यानी कि वो आगे है, एक संख्या आगे है, तो शताब्दी आगे चलती है। जैसे अभी हमने कहा कि हम अभी किस में हैं? 21वीं शताब्दी में हैं, तो हम आगे हैं, सन की दृष्टि से हम 2000 में हैं। आप इस तरीके से आप समझ लीजिए। आइए अब इसी फार्मूले को अब हम अपने सिलेबस पर, सिलेबस के एक शब्द पर लागू करते हैं, और वह जो हमारा शब्द था वो था 18वीं सदी के लगभग मध्य, ठीक है। अब इसमें आप 100 घटा दीजिए, शताब्दी है ना, ये शताब्दी तो आगे चलता है, तो इसमें 100 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1700। 100 घटा दिया हमने, 1800 में से 100 घटा दिया, 1700 बच गया। प्लस लगभग मध्य, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 50। याद रखिए कि शब्द है यहाँ लगभग 50। इसका मतलब है कि हमें जो देखना है, जो पढ़ना है, जो इंडियन हिस्ट्री है, देखिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वो 1750, लगभग 1750 से शुरू करना है। ये मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो जाती है, राइट। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि लगभग शब्द का इस्तेमाल उसमें उन्होंने इसलिए किया है दोस्तों कि क्योंककि 1750 तो ये है, लेकिन 1765 में एक बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई थी। सच पूछे तो 1764 में एक युद्ध हुआ था जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध। और मज़ेदार बात ये थी कि इस बक्सर के युद्ध में, ये बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध था, मतलब उस रूप में बड़ा वो नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की 3 शक्तियों को एक साथ पराजित किया था। यानी कि इस बक्सर के युद्ध में जो 3 भारतीय शासक एक तरफ होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, और वो 3 शासकों में एक थे हमारे अवध के नवाब, शुजाउद्दौला उनका नाम था, दूसरे थे बंगाल के नवाब मीर कासिम साहब थे, और तीसरे थे दिल्ली के शाह आलम। यानी कि 3 थे, वो थे, देखिए अवध, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, अवध, बंगाल और दिल्ली। दिल्ली तो आप जानते हैं कि थी जो अकबर और औरंगजेब और इन सब का शासन रहा है। इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने इन तीनों की संयुक्त शक्ति को पराजित किया था, इनको पराजित कर दिया। और सच पूछे तो फिर जो संधि हुई थी, जो इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है, उस संधि के तहत भारत में दोहरी शासन प्रणाली स्थापित की गई। दोहरी शासन प्रणाली कहा जाता है। इस दोहरी शासन प्रणाली का अर्थ था कि जो अंग्रेज एक ही राज्य में 2 लोग शासन करेंगे, दोहरी शासन प्रणाली। अब 2 लोग राज्य कैसे करेंगे? तो 2 तथ्य हो गए, एक हो गया दीवानी मामला यानी कि पैसे का मामला, और दूसरा हो गया लॉ एंड ऑर्डर का मामला यानी कि प्रशासन का मामला। तो इसमें व्यवस्था ये की अंग्रेजों ने कि जो पैसा वसूल करने का अधिकार होगा वो अंग्रेजों के पास होगा, और वो राजा महाराजाओं को खर्चे के लिए देंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार होगा, लॉ एंड ऑर्डर का, वो राजाओं के पास होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 लोग हो गए शासक, दोहरी शासन प्रणाली। और सच पूछिए तो इस संधि ने, 1765 की संधि ने अंग्रेजों को पहली बार हिंदुस्तान
में अधिकार दिए, शासन के अधिकार दिए। पहले तो व्यापार के अधिकारी थे, तो पहली बार वो शासक बने, इसीलिए उन्होंने लिखा है लगभग मध्य 1765। तो यहां से मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ये आपको स्पष्ट किया कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहां से लेकर के फिर आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास में आप ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। फिर 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, और वो सारी चीजें फिर आती चली जाएंगी, है ना। जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में बाकायदे अलग से पॉइंट दिया हुआ है। तो मित्रों, मेरी समझ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो इसकी जो याद रखिए कि केवल महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है, ये भी अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। केवल महत्वपूर्ण घटनाएं, क्योंकि देखिए आप जनरल स्टडीज के तहत पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है। उस समय के जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होंगे वो पढ़ने। आप देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में आपको समाज सुधार से संबंधित व्यक्तित्व मिल जाएंगे, राजा राम मोहन राय और आपके हमारे विवेकानंद, अरविंद घोष वगैरह सब इस समय के व्यक्तित्व रहे हैं, है ना। समाज सुधार आंदोलन पूरा का पूरा इसी के बाद शुरू हुआ है। और इसके बाद उन्होंने दिया है कि कुछ महत्वपूर्ण विषय, मामले जो अंग्रेजों के और भारतीय शासकों के बीच में होंगे उनको हम देखेंगे। लेकिन इस जो महत्वपूर्ण विषय है, आप इसको, महत्वपूर्ण घटनाएं को मिस मत कीजिएगा, केवल महत्वपूर्ण, अदरवाइज इतिहास फिर बहुत लंबा है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं थर्ड पॉइंट पर जो इसी से जुड़ा हुआ है। और अब आप देखिए कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है फ्रीडम मूवमेंट का पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम। अब हम थर्ड पॉइंट पर आ गए हैं। आप इसके कह सकते हैं ये हमारा थर्ड पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, इसके कौन कौन से हमारे स्टेज रहे हैं। जब आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कि इसके विभिन्न चरण कौन कौन से रहे हैं, किस किस तरीके से हमने स्वतंत्रता आंदोलन को अपना आगे बढ़ाया है। फिर ये है देश के विभिन्न भागों से योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, देश के विभिन्न भाग से जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया है वो व्यक्तित्व। लेकिन याद रखिए कि ये जो व्यक्तित्व हैं वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। और इसके बाद इसी में उन्होंने जो तीसरा पॉइंट दिया है वह दिया है उनका योगदान। और बट नेचुरल है कि जब आप व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व का योगदान ही होगा। जैसे अब हमारे गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, डॉक्टर अंबेडकर हुए, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। तो फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। फ्रीडम मूवमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपके पूरे के पूरे इतिहास के सिलेबस का है, सबसे महत्वपूर्ण। और दुनिया का कोई भी देश हो, अगर वो इतिहास पढ़ा रहा है, जो कि पढ़ाते ही हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो जोर होता है वो वहाँ के फ्रीडम मूवमेंट पर ही होता है कि हमारे सिटीजन्स को ये मालूम होना चाहिए, अगर वह देश गुलाम रहा है तो, कि कैसे उसे आज़ादी मिली है। मित्रों, इसे ही मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बाद सेमीकोलन है, फिर है इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑब्लिक कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न भागों के जो व्यक्तित्व रहे हैं उनका हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है। अब ये जो स्वतंत्रता आंदोलन जो है अपने आप में लगभग आप कह लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत लंबा नहीं है। सही मायने में 1857 मान लीजिए पहला स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद एक गैप आता है इसके बीच में, और सही मायने में शुरुआत होती है 1885 से, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता है और फिर लगातार बढ़ता चला जाता है। और 1920 के बाद से ये बहुत जोर पकड़ लेता है, जब गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश करते हैं। और इसके बाद फिर 1947 में आप जानते हैं कि हमें आज़ादी मिल जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, पूरा का पूरा, अगर हम चैप्टर क्या कहें इसको, तो पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा माने, किताब माने, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत सच पूछिए तो खुशनुमा लगता है। खुशनुमा इस मायने में कि समझना मुश्किल नहीं है, और अगर आप आंदोलन कैसे होते हैं और उन आंदोलन की मुख्य प्रवृत्तियों को जान लेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन को समझना आपके लिए बहुत आसान
हो जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी तरीके से आपको स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताऊं भी। आपके लिए बहुत आसान होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा। राइट। जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं यहाँ आपको एक बार फिर से बता दूं कि उसके बारे में हम लोग जब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, भूमिका के बारे में जब बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, उसे कितना महत्व देना है। तो दोस्तों, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरा का पूरा। जो अगर हिस्ट्री का केंद्र कोई है तो ये मान के चलिए स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस ही क्यों न हो। मैंने अभी आपको सामान्य सी केवल एक झलक भर यहाँ दे दी है दोस्तों। अदरवाइज मैं अगर आपको चरण बताने लगूंगा तो फिर आपके समझ में, अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है तो उतना नहीं आएगा, कोई मतलब भी नहीं। जब हम आगे विषय को जब पढ़ेंगे तब चीज़ें स्पष्ट ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो इसका फोर्थ पॉइंट है, हिस्ट्री के सिलेबस का फोर्थ पॉइंट, जो बहुत छोटा पॉइंट है। छोटा पॉइंट है दोस्तों। 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, उसी के कंटिन्यूएशन में आगे का पॉइंट अलग कर दिया गया है। चाहते तो इसी में ही ले लेते, लेकिन अच्छा है कि उसे हम अलग करें। और इसे आप कह लीजिए कि आज़ादी के बाद का इतिहास, इसे आप कह सकते हैं आज़ादी के बाद का इतिहास। और जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण। इसके बाद फिर जो दूसरा दिया हुआ है, और पुनर्गठन। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। पीरियड खत्म हो गया आफ्टर 1947, आफ्टर, राइट। अब हम 1947 के बाद देख रहे हैं। तो 1947 आप जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तभी आपको वो पता लग जाएगा कि फिर क्या हुआ। कि चूंकि अंग्रेज भारत का विभाजन उन्होंने कर दिया था, भारत और पाकिस्तान में, आप जानते हैं। तो कुछ रियासतें थीं जो स्वतंत्र थीं, वो भारत में भी मिल सकती थी, पाकिस्तान में भी मिल सकती थी, या स्वतंत्र भी रह सकती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया उसको एकीकृत करने का, जिसके लिए उन्हें भारत का एक लौह पुरुष कहा गया। कि जो रियासतें थी उनका भारत में विलीनीकरण करके पूरे देश को एक बनाया। और इसके बाद पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे हमने फिर देश के राज्यों का निर्माण किया जो भाषा के आधार पर हुए। इस तरीके से आप देखेंगे तो लगता है कि 1956 में जब राज्यों का गठन हो गया, वहाँ तक का हमें इतिहास पढ़ना है, सामान्य तौर पर ये लगता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा अनसॉल्व्ड पेपर है वो हमें थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड करने की बात कहता है। हम यहीं तक सीमित नहीं रहते हैं, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते चले जाते हैं। क्योंकि इसके बाद देखिए, चीन से युद्ध हुआ है, पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, बांग्लादेश का विभाजन हुआ है, उसमें भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे फेज आए हैं जो हमारे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं। भाषा संबंधी आंदोलन हुए, कुछ कोर्ट बिल पारित किए गए, जम्मू कश्मीर की समस्या, पुनर्गठन और एकीकरण के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का भारत में विलीनीकरण, वो एक अलग सा टॉपिक छोटा सा हो जाता है। तो इस तरह से कुछ और घटनाएं हैं। अब आप देखिए कि अगर हम 1947 के बाद का ही ले लें तो हमारे पास बहुत है, 70-75 साल का इतिहास हो जाता है। लेकिन उसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगी, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगी, उन्हें भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना ही जितना हम आपके लिए ज़रूरी होगा। तो अब आप यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से कि मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1765 से लेकर के आपको आज तक का इतिहास पढ़ना, केवल आज़ादी तक का इतिहास नहीं पढ़ना है, राइट। किस सीमा तक पढ़ना है, प्रश्नों का विभाजन कैसे होता है, सामान्यतः जो हमारे पास अनसॉल्व्ड पेपर है वो हमें क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके बारे में तो हम आगे चलकर बात करेंगे ही। दोस्तों, इसका मैं इंग्लिश भी आपको बता दूं, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। ये फ्रेंड्स इसका फोर्थ पॉइंट था हमारे हिस्ट्री के सिलेबस का। आइए अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, जो पांचवा पॉइंट है। और ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल वाला पॉइंट है, ये लंबा पॉइंट है, क्योंकि इसका जो संबंध है वह है विश्व के इतिहास से।
और याद रखिएगा कि जो विश्व का इतिहास है ये आपके प्री में नहीं है, उसमें साफ साफ भारत का इतिहास दिया हुआ है। अब आप देखिए कि विश्व के इतिहास को इन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसे मैं पॉइंट पॉइंट देकर लिख रहा हूँ, जानबूझ करके पॉइंट पॉइंट देकर के लिख रहा हूँ, उससे कुछ टॉपिक आपके दिमाग में इसी समय क्लियर हो जाएंगे। दिया है देखो, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। पहला है 18वीं सदी की घटनाएं। जब हम 18वीं सदी की घटनाएं कहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं की बात होती है, यानी कि सन 1700। 18वीं सदी का फिर मतलब हुआ सन 1700। और डेफिनेटली इसमें जो दो महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी हैं, जो विश्व इतिहास की जो सबसे दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों, वो है फ्रांस की क्रांति, ये आपको पढ़ना होगा और जानना होगा, और साथ ही साथ अमेरिका की आज़ादी भी आप कह लीजिए, अमेरिका की आज़ादी। ये दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। राइट, ये फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसका। अब हम इसके देखिए सेकेंड पॉइंट पर ये क्या दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ये बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और औद्योगिक क्रांति को एक तरीके से आप यूँ कह लीजिए कि बहुत विस्तार के साथ आपको पढ़ना होगा, जो इंग्लैंड में घटित होती है। और अब आप देखिए कि जब हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो हम 18वीं सदी से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, है ना। सन के हिसाब से तो ठीक है, 1700 1650 से वो शुरू हुए थे, 1700 के आसपास ही कह लीजिए औद्योगिक क्रांति। और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके हम महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे, क्योंकि ये जो औद्योगिक क्रांति है दोस्तों, ये औद्योगिक क्रांति ने ही आपको ध्यान मालूम है बहुत अच्छे से कि उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। क्योंकि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई तो मशीन आ गए, इनके पास उत्पादन ज़्यादा होने लगा। अब अपना उत्पादन ये खपाएं कहाँ, तो इनको बाजार की ज़रूरत पड़ी। तब फिर ये अपने जो उपनिवेश इन्होंने जो स्थापित किए थे, जिसमें भारत भी उपनिवेश इंग्लैंड का रहा, जो हमारे लैटिन अमेरिका के देश रहे वो स्पेन वगैरह के उपनिवेश रहे, फ्रांस के उपनिवेश रहे, तो वहाँ उन्होंने माल भेजना अपना शुरू किया, उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हमें जानना है, हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार। जो विश्व युद्ध है इसमें हम दोनों विश्व युद्ध देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। और नो डाउट कि इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। और आप जब इस सेकेंड वर्ल्ड वार को देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत ही दोस्तों जर्मनी में नाजी आया था, हिटलर, और इटली में फासिस्ट आए थे, जिसको फासिज्म कहते हैं, फासिस्ट। ये अधिनायकवादी, ये डिक्टेटरशिप थी। मुसोलिनी, इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर, इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, राइट। अब आइए अब हम आगे देखते हैं। मैं उनके पॉइंट्स को ही दे रहा हूं जो यहाँ लिखा गया है। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, पुनः सीमांकन, इसके लिए इंग्लिश में दिया हुआ है दोस्तों। अभी तक जो कुछ भी हमने देखा है यहाँ तक का आप इंग्लिश भी देख लीजिए, साथ साथ आप चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज, उसमें दिया हुआ सच एज, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। ये जो रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, ये सच पूछिए तो जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जब पढ़ते हैं उसमें वो ऑटोमेटिक शामिल हो जाते हैं। क्योंकि जब युद्ध होंगे तो युद्ध होने के बाद जो संधियां होंगी, तो संधियां होने से क्या होगा, सीमाओं की गड़बड़ी होगी ना। जैसे भारत ही जब आज़ाद हुआ तो आप देखिए कि सीमाएं खींची गई ना, कहीं मैकमोहन लाइन खींची गई, इधर चाइना होगा, इधर पाकिस्तान होगा, यहाँ तक पाकिस्तान होगा, तो वो उसी का ही एक हिस्सा है ना। पुनः सीमांकन वो उसी का ही हिस्सा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वह है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनाइजेशन। उपनिवेशवाद और
उपनिवेशवाद की समाप्ति, जिसे इंग्लिश में कहा गया है डीकॉलोनाइजेशन। उपनिवेशवाद फैला। अभी अभी मैंने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति के कारण ये सब बाजार की खोज में निकले और दूसरे देशों को इन्होंने गुलाम बनाया, और उस गुलामी के खिलाफ ही फिर स्वतंत्रता आंदोलन सभी देशों में हुआ जहाँ भी उस तरह की गुलामी थी, है ना। अफ्रीका में भी हुआ, लैटिन अमेरिकी देशों में भी हुआ, तो उसे भी थोड़ा सा इसके तहत पढ़ना होगा, समाप्ति के तहत, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। उपनिवेशवाद की समाप्ति। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद फिर वो कह रहे हैं राजनीति दर्शन शास्त्र। राजनीति दर्शन शास्त्र हुआ ये कि औद्योगिक क्रांति के बाद और उपनिवेशवाद के कारण, दोनों ही एक दूसरे के जुड़वा भाई थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो कुछ राजनीतिक विचारधाराएं पैदा हुई। उस समय की स्थितियों को देखते हुए लोगों ने देखा कि कैसे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव समाज पर पड़ने लगा है, लोगों का जीवन दूभर हो रहा है, कठिन हो रहा है, मजदूरों की क्या स्थिति हो रही है, कैसे शोषण हो रहा है। तो कुछ राजनीतिक दर्शन आए, पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल फिलॉसफी आई। इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में दो तीन के नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। एक है मार्क्सवाद, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मार्क्सवाद, जिसे हम साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं। साम्यवाद थोड़ा सा मार्क्सवाद से विस्तृत है। जो सिलेबस में आपका जो नाम दिया हुआ है वो मार्क्सवाद का नहीं है, वो है साम्यवाद, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट कम्युनिज्म। इसके बाद जो दूसरा दर्शन इसमें इन्होंने दिया है वह है पूंजीवाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये औद्योगिक क्रांति की देन थी। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। इस पूंजीवाद से के बीच में वाणिज्यवाद, वणिकवाद, ये सब भी आए हैं, मर्केंटलिज्म वगैरह भी आए हैं। थोड़ा सा आप उनके बारे में देखेंगे क्योंकि वो उस क्रम में आते हैं। औद्योगिक क्रांति ने जिस एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया, क्योंकि अब तो व्यापार करने के तरीके बदल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां बनने लगी। आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी तभी तो बनी थी। अगर मेरे पास इतना ही उत्पादन है कि मैं अपना काम चला सकूं तो अपने गांव में बेच लूँगा, शहर में बेच लूँगा। लेकिन अब तो मेरे पास औद्योगिक क्रांति के कारण इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाके बेच सकता हूँ। तो उसके लिए लोग चाहिए, तो बड़े संगठन बने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनी संस्थान अस्तित्व में आए। और फिर जो पूंजी है उसका एकत्रीकरण होने लगा, कुछ लोगों के हाथ में पूंजी इकट्ठी होने लगी। तो ये जो एक विचार आया वो पूंजीवाद का भी विचार आया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी बुराइयां हैं। और इसी तरह के साथ ही साथ एक शब्द आया समाजवाद, ये भी एक विचारधारा आया, सोशलिज्म जिसको हम कहते हैं, जिसको भारत ने अपनाया। सोशलिज्म बेसिकली साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच की स्थिति है। तो इन तीनों को, आप तीनों के बारे में पढ़ना है। इसमें शब्द दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, आदि, एटसेट्रा, यानी कि ये तीन महत्वपूर्ण हैं। और सच पूछे तो पूछे भी इन तीन से ही जाते हैं। और भी इस बीच में जो छोटे छोटे होंगे उनको थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। इनके रूप, अब इसमें जो दिया हुआ है कि ये जितना भी राजनीतिक दर्शन, जिस तरह के राजनीतिक दर्शन है, इसके आपको दो तरीके से अध्ययन करना है। रूप यानी कि इनका फॉर्मेट क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, और दूसरा है कि इनका समाज पर प्रभाव क्या पड़ा। रूप और प्रभाव, ये दो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिए हैं। और चूंकि जनरल स्टडीज़ के तहत पढ़ना है तो हम इस पर बहुत ज़्यादा उस तरीके से भी नहीं जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको इसे एक साथ हिंदी में और इंग्लिश में पढ़कर सुना देता हूँ। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीति दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। राइट, अब मैं इंग्लिश में इसे पढ़ देता हूं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism,
socialism, etc., their forms and effect on the society। दोस्तों ये 5वां पॉइंट है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इसी लेक्चर में आप लोगों को जो अब इस सिलेबस के आधार पर जो प्री और मेंस में इसके टॉपिक की जो भूमिका है, जो रोल है इसकी, जो यानी कि यूँ कह लीजिए कि कहाँ कहाँ से किस किस पार्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी भी चर्चा कर सकूँगा, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। या यूँ कह लीजिए कि मेरा अनुमान थोड़ा सा गलत रहा, लेकिन होता यह है कि जब आप एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ न्याय किया जाए, अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार के साथ उनके सामने रखा जाए। क्योंकि देखिए, सुनने वाले हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, उनका अपना स्तर अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, समझ अलग होती है। तो मन में एक इच्छा रहती है कि कोई बात छूट ना पाए, पहली बात। दूसरा ये कि कोई बात ऐसी न रह जाए कि स्टूडेंट उसे समझ नहीं पा रहा है, तो उसमें फिर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ों की रिपीटेशन हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार हो जाता है, और यही इसके साथ भी हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अब मैं जो भूमिका वाला जो पार्ट है कि एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस अपने सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे, इसकी चर्चा मैं इसके बाद वाले लेक्चर में करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस सिलेबस वाले टॉपिक को ख़त्म करूं, आप लोगों को एक सिंसियर एडवाइस देना चाहूँगा। और वो एडवाइस फ्रेंड्स यह है कि ये जो पाठ्यक्रम है ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बेहतर होगा कि ये जब आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो जो पाठ्यक्रम वाला हिस्सा है उसे एक अलग से पेज पर नोट कर लें, ताकि बीच बीच में आप उसे देख सकें। इससे जो आपकी प्रिपरेशन है उससे बहुत ही ठोस रूप लेने में मदद मिलेगी। आप खुद ऐसा अनुभव करेंगे, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे, उसके साथ यात्रा करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो सिलेबस आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। ऐसा आपको करना ही चाहिए मित्रों, ये मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप IAS कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।